नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी कंपटीशन पर। तो दोस्तों, यह भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत 8वां वीडियो है, जिसमें कि हम मगध महाजनपद के अंतर्गत मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अंतर्गत हम मौर्य शासकों के बारे में, मौर्य शासनकाल की सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक एवं सैन्य व्यवस्थाएं, मौर्य समाज की वास्तुकला एवं अभिलेखों के बारे में तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा से संबंधित हों उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मगध जो मगध जो महाजनपद था, इसमें जो 7 वंशों ने राज किया था, जिनमें कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। और आज की वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो नंद वंश था, इसका जो अंतिम राजा था घनानंद, इसको हराकर चाणक्य के जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और जैसा कि हम जानते हैं, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध पर राज करने वाला मौर्य वंश कौन से नंबर का वंश था? चौथे नंबर का वंश था। तो मौर्य वंश दोस्तों कितना शक्तिशाली वंश था, इसकी हम संकल्पना इस प्रकार कर सकते हैं कि आप इसकी सीमाएं देखिए। बंगाल में, पूर्व में बंगाल तक और पश्चिमी में अरब सागर तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक एवं उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। अर्थात मौर्य वंश ने जो अपना विस्तार किया था, वह बंगाल से लेकर अरब सागर, हिमालय से लेकर मैसूर एवं हिंदुकुश पर्वत तक इस वंश ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इसके अलावा मौर्य वंश की जानकारियाँ हमें कुछ स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के शिलालेख तथा रुद्रदामन के अभिलेख हैं। और साहित्यिक स्रोत हैं जहाँ से हमें मौर्य वंश की जानकारियाँ मिलती हैं, उसमें इंडिका, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ, कुछ जैन ग्रंथ हैं और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसके द्वारा हमें मौर्य वंश की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो मौर्य वंश के राजाओं के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो मौर्य वंश के जो प्रमुख प्रमुख राजा हुए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार थे, फिर अशोक थे, फिर दशरथ मौर्य थे, फिर संप्रति, फिर शालिकुक, फिर देववर्मन, फिर शतधन्वन और फिर बृहद्रथ। तो इस प्रकार से मौर्य वंश में यह राजा हुए हैं। तो अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि संस्थापक थे मौर्य वंश के, इन्होंने 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। और नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित कर उनकी पुत्री दुर्धरा के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सेल्यूकस निकेटर, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में मगध पर आक्रमण किया था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर शासन कर रहे थे और सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध को हार गया था, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री हेलेना अर्थात कर्नेलिया से विवाह किया था। और इस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि भी हुई थी, जिसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो युद्ध की जो संधि थी, इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने 4 प्रांत कंधार, काबुल, मकरान तथा हेरात को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। इसके उपरांत सेल्यूकस ने अपने दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो मेगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और इस मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के आखिरी क्षण समय में जैन धर्म अपना लिया था और इनके जैन गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। इसके अलावा एक मुख्य पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो संलेखना विधि जैन धर्म में होती है, जिसमें कि यह विधि प्राण त्यागने की विधि है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो इसके बाद हम बिंदुसार के बारे में बात कर लेते हैं।
तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा का पुत्र था, है ना। और बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात भी था, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाशक होता है। इसके शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन इसका पुत्र सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असमर्थ रहा था, जिसके उपरांत बिंदुसार ने अवंती के राजा अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और इस विद्रोह को अशोक ने बहुत क्रूरता के साथ दबा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेक्स भेजा था और इसी राजदूत के माध्यम से बिंदुसार ने एंटियोकस से यूनानी दर्शन, मीठी शराब और अंजीर की मांग की थी, लेकिन यूनानी दर्शन के अलावा अन्य मांग की पूर्ति सीरिया नरेश ने बिंदुसार के लिए कर दी थी। तो इस प्रकार हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अभी हम अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अशोक जो कि मौर्य वंश का एक महान शासक साबित हुआ था। तो अशोक का जो शासनकाल था वो 268-69 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। लेकिन कलिंग विजय के उपरांत कलिंग विजय के समय भयानक रक्तपात को देखते हुए अशोक का हृदय शोकाकुल हो गया था और इतना शोकातीत अशोक हो गया था कि इसने इस रक्तपात को देखने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में तो अशोक जो राजा था इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने उपगुप्त से ली थी, अर्थात उपगुप्त अशोक के बौद्ध धर्म के दीक्षा गुरु थे और यह अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, राजकीय नहीं। इससे यह तात्पर्य है कि अशोक क्योंकि राजा था और राजा का जो धर्म है उसी को राजा अपनी प्रजा से फॉलो करवाता है, लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। अशोक ने केवल व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी, राजकीय रूप से इसको पूरी प्रजा पर लागू नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न परीक्षा में बन चुका है कि बराबर की पहाड़ियों की में जो गुफाएं स्थित हैं वह किससे संबंधित हैं, तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा तथा अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेज दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अशोक ने भारत के इतिहास में पहली बार अपने अभिलेखों के माध्यम से संदेश अपनी प्रजा तक पहुंचाने का कार्य किया था, अर्थात अशोक पहला राजा ऐसा हुआ जिसने इतिहास में पहली बार अभिलेखों के माध्यम से अपने सभी संदेश अपनी प्रजा तक पहुंचाने का कार्य किया। तो अशोक के वर्तमान तक कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, अर्थात अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख अलग अलग 4 लिपियों में लिखे गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि अशोक के शासनकाल के समय उसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी और कितने प्रकार के भाषाई लोग इस समय भारत में विद्यमान थे। तो पहली ब्राह्मी लिपि है, जो भारत में इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि की एक विशेषता है दोस्तों, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसके अलावा ग्रीक लिपि में भी कुछ अभिलेख मिले हैं जो अफगानिस्तान से प्राप्त हैं और अफगानिस्तान से ही अरमाइक लिपि में कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि, इन 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है दोस्तों, राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने खुद को साफ शब्दों में मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? राजस्थान के भाबरू अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक का नेदर
मास्की, उदयगोलन एवं मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। अर्थात जो ये 4 अभिलेख हैं, नेदर, मास्की, उदयगोलन एवं गुर्जरा, इनमें अशोक को सीधा अशोक लिखा गया है। और अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक का खुद का नाम उसने देवनाम प्रियदर्शी लिखा है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है दोस्तों, देवनाम प्रियदर्शी किसका उपनाम है? अशोक का उपनाम है। तो अशोक के 14 अभिलेखों का सारांश हम देख लेते हैं। इसका जो पहला अभिलेख है वह अहिंसा पर जोर देता है तथा बलि की निंदा करता है। अशोक का दूसरा अभिलेख मनुष्यों की चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के संबंध में चर्चा पर केंद्रित है। इसका तीसरा अभिलेख धर्म के प्रचार के लिए राजयुक, युक्तक तथा प्रदेशक नामक 3 अधिकारियों की चर्चा पर केंद्रित है। इसका चौथा अभिलेख युद्ध की जगह बौद्ध नीति अर्थात बहरी घोष की जगह धम्म घोष पर केंद्रित है। अशोक का जो पंचम अभिलेख है यह धार्मिक जीवन की देखरेख करने वाले धम्म महामात्र नामक अधिकारी से संबंधित है। अशोक का जो छठवां अभिलेख है यह इसमें अशोक ने कहा है कि जन कल्याण की चाह रखने वाले अधिकारी मुझसे कभी भी आकर मिल सकते हैं। सप्तम अभिलेख में यह अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? सप्तम अभिलेख। और इसमें इसने सभी धर्मों के समन्वय की बात करी है। तो सप्तम अभिलेख सभी धर्मों के समन्वय से संबंधित है और 14 अभिलेखों में सबसे बड़ा अभिलेख भी सप्तम अभिलेख है। 8वें अभिलेख में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद अशोक की धम्म यात्रा की चर्चा की गई है। 9वें अभिलेख में सामाजिक शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट पर आधारित चर्चा है। 10वें अभिलेख में अधिकारी तथा राजा की सोच प्रजा के कल्याण पर केंद्रित होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा की गई है। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। अशोक का जो 12वां अभिलेख मिला है इसमें स्त्री महामात्र नामक एक अधिकारी की चर्चा है, जिसके माध्यम से स्त्री जीवन में सुधार करने की चर्चा की गई है। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध पर केंद्रित है और 14वां अभिलेख समाज को धार्मिक जीवन जीने हेतु प्रेरणा देने पर केंद्रित है। तो मुख्य रूप से कुछ अभिलेख हैं दोस्तों, जैसे कि 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। 12वां अभिलेख स्त्री महामात्र नामक अधिकारी से संबंधित है और यह अधिकारी स्त्री जीवन में सुधार हेतु भूमिका निर्वाहित करता है और इस पर ही इसकी चर्चा की गई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अशोक की धम्म यात्रा के बारे में देख लेते हैं। तो अशोक ने समाज को नैतिक बनाने के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिन्हें उसने एक संहिता में संग्रहित किया था और उसी संहिता का नाम धम्म है। अर्थात अशोक ने समाज के नैतिक जीवन के लिए जो नियम बनाए उनको जिस संहिता में संग्रहित किया उस संहिता को ही धम्म कहा गया है। तो अशोक ने धम्म के नियमों के अनुसार लोगों को भिक्षुक एवं ब्राह्मण का आदर करना सिखाया। उसने माता एवं पिता की आज्ञा पालन करना सिखाया। दास एवं सेवकों के प्रति उदारता रखनी चाहिए ऐसा सिखाया तथा सबको स्वेच्छा से जीवन जीने का अधिकार है, इस प्रकार की प्रेरणा देने का कार्य उसने अपनी संहिता में अपने धम्म के नियमों में करना सिखाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य कालीन सामाजिक व्यवस्था को हम देख लेते हैं। तो मौर्य अर्थशास्त्र के अनुसार समाज उस समय 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, एवं जो मेगस्थनीज था इसके अनुसार समाज आर्थिक रूप से 7 वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग जो होता था वो दार्शनिक था, जिसमें विद्वान एवं भिक्षुक तथा पुजारी वर्ग आते थे। दूसरा वर्ग पशुपालक वर्ग था, इसमें पशुपालन करने वाले लोग थे। तीसरा कृषक वर्ग था, कृषि करने वाले लोग आते थे। चौथा सैनिक वर्ग था, यह सेना संबंधी वर्ग था। कृषकों के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में यही हुआ करते थे। पांचवा शिल्पी या व्यापारी वर्ग था, यह वर्ग नगरों में निवास करने वाला था एवं व्यवसाय करने में अग्रणी वर्ग था। छठवां वर्ग मंत्री वर्ग था, यह शासक वर्ग था। और सातवां निरीक्षक वर्ग हुआ करता था, जो व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने वाला वर्ग होता था। तो इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्र में तो केवल 4 वर्ग बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार समाज आर्थिक रूप से 7 वर्गों में विभक्त था और जो 7 वर्ग हमने अभी देखे। इसके अलावा
जो मौर्य समाज की, जो मौर्य वंश की जो सैन्य व्यवस्था थी, तो चंद्रगुप्त की जो सेना थी दोस्तों, इसमें 8,000 रथ, 9,000 हाथी, 30,000 घोड़े और 6 लाख पैदल सैनिक थे। अर्थात यह सेना उस समय की सबसे विशालकाय सेना थी, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिकों सहित 30,000 घोड़े, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। और इसके स्रोत जो हैं ये यूनानी इतिहासकारों द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार यह आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस समय के जो उनके उच्च अधिकारी होते थे इनको महामात्र की संज्ञा दी गई थी, इनको महामात्र कहा जाता था। और सेना की देखरेख के लिए एक 30 सदस्यीय अलग विभाग रखा गया था। और वह यह जो 30 सदस्यीय विभाग था, यह सेना की देखरेख के लिए उत्तरदायी विभाग था। और इसका स्रोत मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वह इसका स्रोत है। इसके बाद चाणक्य के अनुसार जो युद्ध थे वो 3 प्रकार के हुआ करते थे। पहला कूट युद्ध था, जो छल या चालाकी से किया जाता था। दूसरा तूषणी युद्ध था, यह एक अप्रत्यक्ष युद्ध होता था, शत्रु के देश में विद्रोह करके हराया जाता था। और तीसरा प्रकाश युद्ध होता था, जो आमने सामने का युद्ध होता था। तो दोस्तों, बहुत बार कथन और सही गलत में पूछ लेता है एग्जामिनर इस प्रश्न को, कि चाणक्य ने 3 प्रकार के युद्धों की बात करी है, जिनमें से तूसरी युद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। तो तूसरी युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध होता था, कूट युद्ध छल या चालाकी का था, और प्रकाश युद्ध आमने सामने का युद्ध था। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि मौर्य काल में सैनिकों, कृषकों के बाद सबसे ज़्यादा सैनिक हुआ करते थे। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था पिछले महाजनपद के बारे में, कि वहाँ पर जो कृषि भूमि थी वह व्यापक मात्रा में थी, और वहाँ पर जो सैनिक थे वो भी प्रचुर मात्रा में थे, जिस कारण मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मौर्य जो वंश था, उस समय जो उनके अधिकारी थे, उन अधिकारियों के कुछ नाम हुआ करते थे उस समय, और उनके जो विभाग थे या जो उनके कार्य थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो उस समय जो सीताध्यक्ष जिसको कहते थे, वह कृषि विभाग का कार्य देखता था। जो लक्षणाध्यक्ष होता था वह टकसाल का अध्यक्ष होता था। जो सूत्र अध्यक्ष होता था यह कपड़ा उद्योग को देखता था। जो पौतवा अध्यक्ष होता था वो माप तौल को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति होता था। शुल्काध्यक्ष, जैसे कि इनके नाम से ही पता लगता है, व्यापार से प्राप्त कर का एकत्रीकरण करता था। जो सूनाध्यक्ष होता था वह चर्म उद्योग का अध्यक्ष होता था। जो अकाराध्यक्ष होता था यह खान मंत्री होता था। और जो हस्त्याध्यक्ष होता था यह हाथियों का अध्यक्ष। और जो अश्वाध्यक्ष होता था वह घोड़ों की देखरेख करने वाला अध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार उस समय कुछ अधिकारी होते थे, जिनमें सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष एवं अश्वाध्यक्ष हुआ करते थे, और इनके अपने अपने कार्य इनको दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो मौर्यों के पास पत्थर के कुशल कारीगर उपलब्ध थे। मौर्य काल के जो भवन थे इनमें लकड़ी का प्रयोग अधिक हुआ था, और इसकी प्राप्ति हमें पटना से हुई है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, मगध महाजनपद के पास जंगल व्यापक मात्रा में पर्याप्त थे, तो लकड़ी ऑब्वियसली पर्याप्त मात्रा में होगी, इसीलिए भवनों में लकड़ी का प्रयोग अधिक हुआ था। और सांची का जो स्तूप है यह अशोक ने जो बनवाया था, यह सबसे बड़ा स्तूप है, और यह मौर्यकालीन वास्तुकला से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जो यूनानी लेखक थे इन्होंने चंद्रगुप्त को कुछ नाम दिए हैं, है ना, जैसे कि सेंड्राकोट्स जस्टिन ने बोला, एंड्राकोट्स प्लूटार्क ने बोला। और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने 1793 में बताया कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं। तो इस प्रकार के नाम जो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को दिए थे, इसके बारे में सर्वप्रथम जो प्रमाण दिया वो विलियम जोन्स ने 1793 में दिया दोस्तों। आगे देखते हैं। तो सिकंदर जो था इसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था। क्या था? निर्याकस था। और इसका जो थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। यही सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त के दरबार में इसको सिकंदर ने भेजा था, यह सिकंदर का थल सेनापति था। तो
अशोक ने जो सारनाथ में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसके मस्तक पर 4 पत्थर हैं और इन पर शेरों को एक ही स्थान पर रखा गया है। यह जो 4 शेर हैं, यह अहिंसा के सूचक हैं और यही शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अशोक के अभिलेख पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 में सफलता प्राप्त हुई थी। तो अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़े? 1837 ईस्वी में। और बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, लेकिन इसके प्रमाण ऐतिहासिक रूप से विद्यमान नहीं है। लेकिन जो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी, यह नोट करना दोस्तों, और यह 1837 में इसको सफलता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में आज हमने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करी है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसके बाद हम मगध महाजनपद के बारे में, जो बाकी के बचे हुए 3 वंश और हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद।